Dear students, today I am ready to teach you the portion which is very important for the students of intermediate final year related to the short stories prescribed in your syllabus. Dear students, आपका अपने चैनल सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, ऐसा न कि मुझे विश्वास है, बल्कि पूरा ये भरोसा है और उम्मीद भी है कि आप सब अपने अध्ययन को भली भांति कर रहे होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। उसी क्रम में जो शॉर्ट स्टोरीज़ का पोर्शन है, जिससे आपको 8 मार्क्स मिलने हैं। कितने मार्क्स मिलने हैं? 8। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ पर बेस्ड 3 क्वेश्चंस दिए होते हैं, 3 क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से कोई 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। उसी क्रम में आइए जुड़ते हैं। शॉर्ट स्टोरीज़ का फर्स्ट लेसन, फर्स्ट स्टोरी, जिसका नाम है द गोल्ड वॉच। क्या नाम है? द गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी। ये एक ऐसे निर्धन गरीब मजदूर की कहानी है जिसका नाम शंकु है। शंकु एक फैक्ट्री में काम करता था। उसकी जो इनकम थी, जो कमाई थी, वो बहुत कम थी और खर्चे बहुत ज़्यादा थे। जैसा कि आपने सुना भी होगा कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। कमोबेश ये आज समाज के सभी जो वर्ग हैं, विशेष करके मध्यम और निम्न वर्ग, उच्च वर्ग को यदि हम छोड़ दें तो कमोबेश सभी परिवारों की यही स्थिति है। समाज की उसी दशा का सजीव चित्रण किया है यहाँ पर लेखक ने, जो अपने ज़माने के, अपने समय के एक प्रसिद्ध निबंधकार, कहानीकार और उपन्यासकार हैं। तो आइए देखते हैं स्टोरी द गोल्ड वॉच। इस कहानी में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जोड़ना चाहूँगा कि आपने सुना होगा मिसफॉर्च्यून्स डू नॉट कम एलोन, मुसीबत कभी अकेली नहीं आती। ये सुना होगा आपने। और भी सुना होगा, श्री रामचरितमानस का पाठ जो बच्चे करते हैं या सुनते हैं, उन्होंने सुना होगा, देखा होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि नहीं दरिद्रशम दुख जगमाही, निर्धनता सबसे बड़ा अभिशाप है, सबसे बड़ा दुख है। ये कैसे इस कहानी के माध्यम से आप देखेंगे और किस तरह से अंततोगत्वा सच्चाई जो है, अच्छाई जो है, वो जीतती है और बुराई हार जाती है। तो इस कहानी को आपको सुनना है। मैं इस कहानी की समरी बता रहा हूँ आपको, और चूंकि नॉन डिटेल्ड स्टडी अर्थात इस पर बेस्ड रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट या एक्सप्लेनेशन आपको नहीं लिखना होता है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस दिए होते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने होते हैं। तो आइए बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल, बहुत ही इजी वे में हम स्टोरी का सारांश देखें, समरी देखें, और उसके बाद बहुत ही रोचक और बहुत सरल ढंग से क्वेश्चंस के आंसर सीखेंगे बच्चों। आइए देखते हैं किसकी कहानी है। कहानी का मुख्य पात्र शंकु है। मैं शुरू कर रहा हूँ। एज शंकु वाज ए लो पेड वर्कर, जैसा कि हम देखते हैं या जानते हैं कि शंकु एक बहुत ही कम पेमेंट, कम भुगतान पाने वाला, पारिश्रमिक पाने वाला श्रमिक है, एम्प्लॉई है एक फैक्ट्री में, एक कारखाने में। वो बड़ा निर्धन है। उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। ही हैड अ स्पाउस एंड 2 किड्स। उसके एक पत्नी और 2 बच्चे हैं, और द थर्ड वन, और एक तीसरा बच्चा उसके परिवार में, तीसरा सदस्य, एक नया सदस्य
जोड़ने वाला है। चूंकि उसकी पत्नी गर्भवती है, शंकु ने कर्ज लिया है, उसे अपनी मां की जो मृत्यु की बरसी थी उसके लिए कुछ पैसे की जरूरत थी। उस पैसे को उसने कहां से मैनेज किया है? फ्रॉम हिज फंड। कहां से मैनेज किया है? अपने फंड से। जैसा कि आपने देखा होगा, जानते होंगे कि एम्प्लॉयज का एक फंड होता है, उस फंड से उसने मैनेज किया है, कर्ज के रूप में उधार लिया है ताकि वो अपने गांव जा सके और मां की बरसी में सम्मिलित हो सके। उस कर्ज को उसे चुकाना था और उस कर्ज पर उसको ब्याज भी देना था। ब्याज कितना था? 1 रुपये का 1 पैसा प्रति सप्ताह ये ब्याज था। और उसके बहुत सारे कर्जे हैं, उसने तमाम पैसा उधार ले रखा है छोटे छोटे अमाउंट के रूप में अपने परिचितों से, कुछ दुकानदार जो उसके आस पड़ोस के थे, से स्टोर कीपर। जनरली जहाँ से हम घरेलू आवश्यकताओं की चीज़ें, घरेलू ज़रूरतों की चीज़ें खरीदते हैं, जिसको जनरली ग्रोसरी स्टोर या किराना स्टोर कहते हैं। इसके अलावा चाय की दुकान पर उसका कुछ बकाया था, उसने कुछ पैसा बकाया कर रखा था जो महिला थी जो उसके घर में मछली की सप्लाई करती थी। इस तरह से उसको बहुत सारा कर्ज चुकाना था। कुछ पिछले महीने का कर्ज था। देयर हैव बीन एडिशनली अनदर प्रेसिंग वांट्स ऑफ द हाउस होल्ड। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उसकी और भी बहुत आवश्यकताएं थी, मूलभूत आवश्यकताएं थीं गृहस्थी के कार्य की। गृहस्थी को चलाने के लिए, जैसा आपने सुना होगा कि गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। कहा गया है गृहस्थी का जीवन, गृहस्थी को चलाना ये बहुत टफ काम होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, जटिल होता है। कमोबेश शंकु के सामने इसी तरह की स्थिति थी। शंकु बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ था और सबसे बड़ी समस्या उसकी थी उसका आमदनी, उसका पारिश्रमिक, उसकी आमदनी कम होना। ही वॉज नर्वस, इसलिए वो बड़ा निराश था, बहुत घबराया हुआ था और पिछली कई रातों से उसे नींद नहीं आ रही थी। आप देख रहे हैं, ही कुडंट स्लीप विद इन द नाइट। पिछली कई रातों से उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बहुत परेशान था और बहुत कंफ्यूज्ड था। कंफ्यूज्ड मतलब भ्रमित था, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। बहुत सारा प्रयास किया उसने, कोशिश की कि कोई वो ऐसा रास्ता निकाल ले जिससे उसको अपनी इस मुसीबत से छुटकारा, इस विपत्ति से छुटकारा मिल जाए, लेकिन ऐसा संभव न हो सका। उसे कोई उत्तर नहीं मिल रहा था, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। उत्तर का मतलब यहाँ पर है कोई रास्ता, कोई ऑप्शन। अंत में शंकु को लगा, शंकु हैड सीन अ गोल्ड वॉच ऑन द डेस्क ऑफ हिज इंजीनियर। शंकु ने फैक्ट्री में देखा था कि उसके फैक्ट्री के इंजीनियर, उसके बॉस की एक घड़ी थी, सोने की घड़ी, जो कहाँ रखी रहती थी? डेस्क पर रखी रहती थी, मेज पर रखी रहती थी। इंजीनियर जो था वो एक अंग्रेज अधिकारी था, वो एक अंग्रेज था। ही हैड सीन, शंकु ने देखा था, अक्सर वो नोटिस करता था कि उसकी घड़ी, उसके मालिक की घड़ी जो थी वो डेस्क पर रखी रहती थी जब इंजीनियर साहब लंच के लिए बाहर जाते थे। शंकु, इसलिए शंकु ने इरादा किया कि मैं इस घड़ी को चुरा लूंगा। शंकु वाज टेम्पटेड टू स्टील इट। शंकु ने विचार बनाया कि मैं ये घड़ी चुरा लूं। अब उसे लग रहा था कि मेरे पास कोई अन्य ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है सिवाय इस घड़ी चुराने के, क्योंकि कोई रास्ता उसे दिख नहीं रहा था। वो सोच रहा था यदि मैं
इस घड़ी को चुरा लूँगा और इस घड़ी को चुरा करके मार्केट में बेच दूँगा तो ये कम से कम 20 रुपए की बिक जाएगी, और नहीं 20 रुपए की तो 15 की तो बिक ही जाएगी। और इस तरह से जो उसे पे मिलने वाली थी, 1 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उसे पे मिलती थी, आगे 3 दिन में उसको 13 रुपीज़ फॉर 13 डेज, 13 रुपये 13 दिनों के लिए मिलने वाले थे। लेकिन उसको 4.5 रुपये डिडक्ट करवाने थे, कट जाने थे। इस तरह से उसको 8.5 रुपये की जो धनराशि थी वो मिलने वाली थी उसकी फैक्ट्री से, और वो सोच रहा है कि मुझे 8.5 रुपये ये मिलेंगे प्लस 15 की कम से कम घड़ी बिक जाएगी, तो इस तरह से ये 23 प्लस हाफ अर्थात 23.5 रुपये हो जाएंगे, जिससे मेरा कर्ज चुकता हो जाएगा। जो उसने मन ही मन जोड़ा था वो कितना आ रहा था, 22 रुपीज़ 13 पैसे, कितना 22 रुपये 13 पैसे। जब ऐसा उसने सोच लिया तो उसे एक वैकल्पिक हल मिल गया, एक रास्ता मिल गया अपनी समस्याओं का, और ऐसा सोच करके उसे थोड़ी सी हल्की सी निद्रा आ गई। जब निद्रा आ गई तो वो सो गया और सुबह देर तक सोता रहा। उसकी पत्नी ने उसको आकर के जगाया और कहा कि आपको काम पर नहीं जाना है। ए सुनो, जैसा कि माताएं बहनें महिलाएं अक्सर अपने पतिदेव से गुजारिश करती हैं, आग्रह करती हैं, तो शंकु की पत्नी भी उसी तरह से बड़े प्यार से उसको जगा रही। ए सुनो, महिलाएं सम्मान में नाम नहीं लेती, किसी बच्चे का नाम ले लेती हैं, गोलू मोनू भोलू जो भी नाम हुआ। कहे गोलू के पापा सुनो उठो, आज फैक्ट्री में नहीं जाना है, काम पर नहीं जाना है क्या? शंकु ने सिर उठाया, देखा रे धूप निकल आई है, चारों तरफ खूब उजाला हो गया। उसने कहा रे आँख लग गई, देर हो गई, जाना है। ओ यस। तो इस तरह से शंकु तेजी से उठा अपने बिस्तर से। बिस्तर क्या था, गरीब का बिस्तर कैसा हो सकता, कोई डबल बेड नहीं था वहाँ, एक फटी सी चटाई पड़ी थी, वो भी ज़मीन पर। उठ पड़ा वहाँ से, दौड़ता हुआ गया, अहाते में पहुँचा, वहाँ हाथ मुँह धोए और अपनी वर्दी पहन ली। वर्दी मतलब फैक्ट्री को पहन के जो वो कपड़े काम करने के लिए जाता था वो कपड़े पहन लिए और चल पड़ा फैक्ट्री के लिए। जब फैक्ट्री के लिए निकलने वाला ही था तभी उसकी पत्नी ने धीरे से उसको पुकारा, कहा सुनो, सुनिए। शंकु ने उसकी तरफ देखा, कहा क्या है, मानो वो पूछ रहा हो आंखों ही आंखों में, क्या आदेश है, क्या कह रही हो। वो जान रहा था मेरे पास पैसा नहीं है और कोई ना कोई ये डिमांड करने वाली हैं। उसने शंकु की पत्नी ने कहा, बच्चे के शरीर पर घाव हैं, जख्म है, उसके लिए मरहम ले आना। शंकु बुत बना हुआ देख रहा था अपनी पत्नी की ओर। पूछा कितने रुपए का मिलेगा? उसने बताया 13 पैसे। कहे सुनो, कान खोल के सुन लो, एक दिन नहीं, कम से कम 3 दिन तक लगातार ये अप्लाई करना, ये लगाना है ऑइंटमेंट, ये मरहम लिए जरूर आना। तुम्हें दिखाई नहीं देता बच्चे को इतना परेशानी, उसके घाव, उसके शरीर के जख्म आपको दिखाई नहीं देते? अंधे हो गए क्या? शंकु चुपचाप सुन रहा था। फिर उसने सिर नीचे कर लिया और चल पड़ा। जो ही एक कदम आगे बढ़ाया, इस बार उसकी पत्नी ने थोड़ा सा सॉफ्ट वॉइस में, सॉफ्ट आवाज़ में कहा, धीमी आवाज़ में कहा, थोड़ा सा माइल्ड थी टोन उसकी इस बार। कहा ए सुनो, ए गोलू के पापा। कहा बताओ। कहा बच्चे के लिए 2 केले लिए ना, छोटे वाले बच्चे के लिए, रात में रोने लगता है, हमारे पास दूध नहीं उसे पिलाने के लिए। बच्चा जो वहीं पास में था सरकता हुआ आ रहा था अपनी माँ की ओर, अर्थात शंकु की पत्नी की ओर। शंकु की पत्नी ने झुक करके उसको उठाया और जब वो खड़ी हुई तो अपना ब्लाउज खींचती हुई गेट पर खड़ी हुई थी, दरवाजे पर खड़ी हुई थी। इस बीच शंकु की नज़र पड़ी तो उसने देखा, तो उसने क्या देखा, हर बैली वाज बल्गिंग आउट। उसने देखा उसका पेट बाहर की ओर उभरा हुआ है। उसको लग गया कि हिज वाइफ वाज प्रेग्नेंट। क्या लगा कि उसकी पत्नी जो है वो प्रेग्नेंट है, वो गर्भवती है। इस तरह से उसे लगा कि अरे ये तो दूसरा बर्डन, दूसरा बोझ
हमारे परिवार को एडिशनल बोझ पड़ जाएगा। तो इस तरह से वो चल पड़ता है, अपने आप को कोसते हुए, धिक्कारते हुए फैक्ट्री पहुंच गया। और फैक्ट्री में अब वो इंतज़ार कर रहा है, उसका मन नहीं लग रहा है। जब करीब 1 बजा तो बेल बजती है लंच के लिए। प्रत्येक व्यक्ति जल्दबाजी में चल पड़ता है लंच करने के लिए। कोई अपने घर की ओर चलता है, कोई किसी होटल की तरफ, कोई चाय की दुकान की तरफ, कोई किसी रेस्टोरेंट की तरफ। थोड़ी देर बाद शंकु ने देखा कि जो उसका अंग्रेज़ अधिकारी है, बॉस इंजीनियर है, वो भी निकल आया। शंकु ने देखा उसकी कलाई सूनी है। शंकु को तसल्ली हुई, राहत हुई। राहत क्यों हुई? उसको लगा कि जब इसकी कलाई पर घड़ी नहीं है तो इसका मतलब घड़ी उसी मेज़ पर है, और इस तरह से मैं आसानी से घड़ी चुरा लूँगा। ये सोचता हुआ शंकु ऑफिस की ओर चल पड़ा। उसके मन में तमाम प्रकार के भाव आ रहे थे। एक तरफ वो सोच रहा था कहीं ऐसा ना हो कोई मुझे देख ले, मुझे चोर चोर कहे, मैं पकड़ा जाऊं, मुझे फैक्ट्री से निकाल दिया जाएगा, मेरी बड़ी बदनामी होगी। इस तरह के भाव उसके अंदर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो कोई पेशेवर चोर नहीं है। अब वो फैक्ट्री के, वो ऑफिस के पास पहुंचता है। उसने देखा कि वो जो ग्लास विंडो थी वो आधी खुली आधी बंद थी, आंशिक रूप से बंद थी। उसने क्या देखा कि आगे पीछे कोई नहीं है। बार बार भय और संकोच उसे पीछे हटा रहा था, लेकिन उसकी वह ज़रूरतें, वह आवश्यकताएं, वो बकाया कर्ज, वो बच्चे की बीमारी, ये सारी जो उसकी परेशानियां थीं, जो मुसीबतें थीं, उन मुसीबतों को एक बार उसने फिर से याद किया और आगे बढ़ गया। और अब उसके अंदर ही वॉज वंस मोर ए लॉट ऑफ कन्फ्यूज्ड, एक बार पुनः उसके अंदर कन्फ्यूज़न हुआ। लेकिन तभी उसने सोचा कि मैं इन सारे इमोशंस को कंट्रोल करूं और क्या करूं, इस घड़ी को चुरा लूं, क्योंकि इसके सिवाय मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। और इस तरह से उसने वो घड़ी चुरा ली और उसको अपनी पॉकेट की जेब में डाल लिया। वो काँप रहा था। काँप क्यों रहा था? क्योंकि उसने कभी इस तरह की चोरी नहीं की थी। तभी उसे पीछे से कोई आता हुआ प्रतीत हुआ। उसे लगा कि somebody was coming, कोई आ रहा है। He looked behind, उसने पीछे देखा तो वो क्या देखता है कि माधवन वहाँ चला रहा है। उसने पूछा, शंकु why are you standing here? शंकु आप यहाँ क्यों खड़े हो? उसने ओ नो मोर रीज़न, कोई विशेष कारण नहीं, आई एम स्टैंडिंग हियर ओनली फॉर नो वर्क। अरे चल झूठे कहीं के। उसने फॉर्मल वे में कहा। शंकु को लगा कि इसने सब कुछ देख लिया है। वही जो कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। उसे लगा रही तो सब देख लिया इसने, ये जा करके मेरी शिकायत करेगा, अभी वॉचमैन को गेट पर जो है इन्फॉर्म कर देगा, वॉचमैन मेरी तलाशी लेगा, मुझे रोक देगा गेट पर, और इस तरह से मुझे चेक किया जाएगा गेट पर, और ये घड़ी मेरे पास बरामद होगी, मैं रंगे हाथों पकड़ा जाऊंगा। इस तरह से मुझे मेरी नौकरी से निकाल दिया जाएगा, मेरी बड़ी इंसल्ट होगी। और ये सोच करके अब उसकी वो जो घड़ी जो अभी तक उसको एकमात्र सल्यूशन, एकमात्र सहारा लग रही थी, एकमात्र विकल्प लग रही थी, उसकी समस्याओं का हल लग रही थी, अब उसे लगने लगा ये दहकता हुआ अंगारा है, उसको जलाए दे रहा है। सारा बदन उसका तप रहा था, जल रहा था। वो बहुत परेशान था, घबराया हुआ था कि हे प्रभु, हे भगवान, हे ऊपर वाले, क्या होगा। ऐसा सोच करके उसने घड़ी को वापस जाकर रख दिया उसी स्थान पर और वहाँ से चला आया चुपचाप। आइए अब देखते हैं इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड शंकु वर्क? वेयर डिड शंकु वर्क? शंकु कहाँ काम करता था? अब इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है। वेयर वाज शंकु एम्प्लॉयड? शंकु कहाँ पर सेवाएं दे रहा था? अथवा वेयर वाज शंकु एम्प्लॉयड के अलावा इसको पूछा जा सकता है, व्हाट वाज द हु वाज शंकु, वेयर डिड ही वर्क? शंकु कौन था और शंकु कहाँ काम करता था, या व्हाट वाज हिज वर्क प्लेस? तो शंकु वाज ए पुअर
मैन। शंकु कौन था? एक निर्धन व्यक्ति था। शंकु वर्कड इन ए फैक्ट्री। शंकु कहाँ काम करता था? इन अ फैक्ट्री, एक कारखाने में काम करता था। ही वॉज अ लो पेड वर्कर। वो क्या था? एक मजदूर था, लेकिन उसकी जो कमाई थी, जो इनकम थी, जो वेजेस थे, जो सैलरी थी, अर्थात जो उसको पारिश्रमिक मिलता था, वो बहुत कम था। अगला क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ है, व्हाट वेर शंकुज प्रॉब्लम्स एंड हाउ डिड ही प्लान टू सॉल्व देम। शंकु की क्या समस्याएं थीं और कैसे उसने योजना बनाई इन समस्याओं को हल करने। व्हाट वर शंकुज प्रॉब्लम्स, शंकु की समस्याएं क्या थीं, कौन कौन सी समस्याएं थी। तो जैसा मैंने पहले बताया मैंने आपको कि निर्धनता सबसे बड़ा, गरीबी सबसे बड़ी समस्या होती है, निर्धनता सबसे बड़ा दुख होता है। इतनी बड़ी कोई विपत्ति नहीं है जितना बड़ा गरीबी होती है, जितना बड़ा अभिशाप, जितनी बड़ी विपत्ति गरीबी। तो शंकु वाज ए पुअर वर्कर। आंसर देखें, शंकु वाज ए पुअर वर्कर। शंकु एक निर्धन गरीब श्रमिक है। हिज पॉवर्टी, उसकी निर्धनता, हिज अनपेड डेब्ट, जो उसने कर्ज लिए थे अपने परिवार को चलाने के लिए, परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो उसने कर्ज लिया और उनको वो चुका न सका, वो कर्ज, इलनेस ऑफ हिज चाइल्ड, उसके बच्चे की बीमारी और अन्य खर्चे, अदर एक्सपेंसेस टू मैनेज द अदर हाउस होल्ड्स, द ऑड्स एंड एंड्स। ऑड्स एंड एंड्स मतलब क्या होता है? गृहस्थी की चीजें, छोटी छोटी वस्तुएं, छोटे छोटे सामान, आर्टिकल्स जो हमें डेली लाइफ में जरूरत पड़ती है, जिनकी जो रिक्वायर्ड होते हैं, ये सारी शंकु की प्रमुख समस्याएं थी। एंड ही डिसाइडेड टू प्लान टू सॉल्व देम बाय स्टीलिंग द गोल्ड वॉच ऑफ हिज बॉस। कैसे सोचा इसको हल करने का? एक ही मात्र उसको तरीका दिख रहा था कि अब कोई रास्ता मेरे पास नहीं है सिवाय अपने मालिक की, अपने इंजीनियर की, अपने फैक्ट्री के इंजीनियर की सोने की घड़ी चुराने के अलावा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट टाइम ऑफ द डे डिड शंकु assume was probably the most appropriate for stealing the gold watch and why? शंकु के अनुसार दिन का कौन सा समय सर्वाधिक उपयुक्त था? एप्रोप्रिएट मतलब उपयुक्त, सुटेबल। स्टीलिंग फॉर द वॉच, घड़ी चुराने के लिए। एंड व्हाई, और क्यों? यहां पर क्या है क्वेश्चन? देखिए, क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? आंसर को देने के लिए, आंसर लिखने के लिए। यदि हम क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएंगे तो क्या आंसर समझ पाएंगे? नहीं, नेवर। हम क्वेश्चन को भली भांति समझें, पढ़ें कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं ये, इसलिए आपको बहुत घबराने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जितना बड़ा क्वेश्चन हो, प्रायः ये देखा गया कुछ बच्चे बड़े क्वेश्चंस को देख करके डर जाते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस को। उनको लगता है हाँ इतना बड़ा क्वेश्चन, आंसर तो इसका बहुत बड़ा होगा, हाय अब मैं क्या करूँ, इसे नहीं, कतई नहीं। ये गलत टेंडेंसी है, थिंकिंग गलत है। जितना बड़ा क्वेश्चन होगा बच्चों, उतना ही आपको फायदा रहेगा। क्यों? क्योंकि तमाम सारे वर्ड्स आपको कहाँ से मिल जाएंगे? क्वेश्चन से ही मिल जाएंगे। आपको क्या करना है? नकल करनी, लेकिन अकल से। क्या करो? क्वेश्चन से ही वर्ड्स को कॉपी करें। देखिए कैसे क्वेश्चन, व्हाट टाइम ऑफ द डे, कौन सा समय, तो कौन सा समय पर्टिकुलर उपयुक्त था शंकु के अनुसार घड़ी चुराने? कौन सा समय? दिन का वो समय जो लंच टाइम, जिसको इंटरवल कहते हैं। तो आइए देखें, आंसर देखें। शंकु थॉट दैट इंटरवल वाज प्रोबेबली द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर स्टीलिंग द गोल्ड वॉच। एज ए रिजल्ट, शंकु के अनुसार सर्वाधिक उपयुक्त समय था संभवतः कौन सा? लंच टाइम, इंटरवल टाइम। क्यों? क्योंकि उस समय प्रत्येक व्यक्ति, इवन फैक्ट्री का जो बॉस था, जो मालिक था, वो भी कहाँ जा चुका होता था? फॉर लंच, आउट फॉर लंच। कहाँ के लिए जा चुका होता था? लंच के लिए। माने मैदान बिल्कुल साफ, बिल्कुल खाली। तो इस तरह से शंकु को कौन सा सर्वाधिक समय उपयुक्त लगा?
लंच टाइम। क्यों? क्योंकि उस समय वहां पर कोई नहीं होता था। व्हाट डिड शंकुज स्पाउस आस्क हिम टू ब्रिंग फ्रॉम द मार्केट? देखें यहाँ स्पाउस शब्द यूज किया गया है, मीन्स वाइफ। इसके मीन्स क्या होता है? वाइफ। तो शंकु की पत्नी ने शंकु से बाजार से क्या लाने की मांग की थी? तो क्या मांग की थी? आइए देखें, आंसर देखें। शंकुज वाइफ और शंकुज स्पाउस रिक्वेस्टेड हिम। शंकु की पत्नी ने निवेदन किया था। पहले तो जो उसने बहुत ही तीखे, बहुत ही कड़क आवाज में कहा था, क्या लाने के लिए? ऑइंटमेंट। किसके लिए? जो बड़ा वाला बच्चा था उसके शरीर पर जो जख्म थे, फफोले पड़ गए थे, बहुत सारे घाव थे, उनके लिए ऑइंटमेंट। और छोटे वाले बच्चे के लिए क्या कहा था? कि 2 पके हुए केले ले आना। तो चूंकि दोबारा उसने निवेदन किया था, उसका काम था, जैसा कि हम आप देखते हैं, जानते हैं, माताओं बहनों का जब काम होता है तो उनकी टोन बदल जाती है, उनको काम निकालना बहुत अच्छे ढंग से आता है। तो वही शंकु की पत्नी बहुत ही माइल्ड टोन में निवेदन करती है। दूसरा जो निवेदन करती है, केले लिए ज़रूर आना, जब शाम को आइयो तो केले 2 जरूर लिए आइयो, भूल मत जाइयो। तो शंकु की पत्नी ने बच्चे के लिए मरहम और छोटे वाले बच्चे के लिए 2 पके केले लाने के लिए आग्रह किया। आइए देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट स्टॉप्ड शंकु फ्रॉम स्टीलिंग द वॉच एट फर्स्ट? प्रारंभ में शंकु को घड़ी चुराने से किसने रोका? कोई हम आप वहाँ तो थे नहीं, ना ही जो है उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस वहाँ थी। कौन रोका? जैसा मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, शंकु वॉज नॉट अ प्रोफेशनल थीफ। शंकु कोई पेशेवर चोर नहीं है, वो बुरा आदमी नहीं है। बुरा किसने बनाया उसे? परिस्थितियों ने बनाया बुरा उसे। तो शंकु को प्रारंभ में किसने रोका घड़ी चुराने से? उसकी अच्छाई ने, उसके अंदर जो हेजिटेशन था, जो डर था, जो संकोच था। तो शंकु वाज अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉट। शंकु डर, सीधा साधा आदमी, कानून से डरता, हाय पकड़ लिया जाऊंगा, कोई मुझे चोरी करते देख न ले। तो इस प्रकार के भावों ने शंकु को प्रारंभ में घड़ी चुराने से रोका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाई कुड ही नो लॉन्गर पोस्टपोन द एक्ट ऑफ स्टीलिंग? शंकु चोरी के काम को क्यों ज्यादा टाल न सका? संकोच तो करता था, सकुचाता था, लौट आता था, कई बार कोशिश की थी उसने, लेकिन वो सफल ना हो सका। लेकिन इस काम को वो ज्यादा दिनों तक पोस्टपोन, ज्यादा देर तक पोस्टपोन क्यों न कर सका, टाल क्यों न सका? तो आइए देखें, शंकु हैड मेनी प्रेसिंग वांट्स। शंकु की बहुत सारी अर्जेंट नीड्स थी, रिक्वायरमेंट्स थी, जरूरतें थी। ही वांटेड ए कैश, उसको कुछ हार्ड कैश चाहिए था, नगद धनराशि चाहिए थी, बहुत अर्जेंट। सो ही कुड नो लॉन्गर पोस्टपोन, इसलिए वो इस घड़ी के चुराने के काम को ज्यादा टाल नहीं सका। किसको याद कर रहा था? अपनी समस्याओं को, अपने ऊपर बकाया कर्ज को, और जो उसके अधिकारी थे किस तरह से उसकी हंसी उड़ाते थे, उन सब चीज़ों को वो याद करता था, और वो अपने आप को न रोक सका घड़ी चुराने। आइए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट मेड शंकु डिसाइड दैट ही हैड नो अदर चॉइस और ऑप्शन बट टू स्टील द गोल्ड वॉच? व्हाट मेड शंकु डिसाइड, शंकु को ऐसी कौन सी चीज थी, ऐसा कौन सा कारक था जिसने ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया, विवश कर दिया कि अब मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है सिवाय इस घड़ी चुराने के लिए। कभी कभी व्यक्ति बहुत विवश हो जाता है, बहुत मजबूर हो जाता है, असहाय हो जाता है। कमोवेश शंकु की भी यही स्थिति है। आज उसके सामने कोई विकल्प नहीं है, क्या करे वो, कहाँ जाए? शंकु की जो जरूरतें, शंकु's प्रेसिंग वांट्स एंड स्ट्रेन ऑफ द इंडिविजुअल्स टू पे अनपेड डेब्ट्स मेड हिम रिजॉल्व और थिंक दैट ही हैड नो अदर चॉइस बट टू स्टील द गोल्ड वॉच। शंकु की वे जो जरूरतें थीं, जो आवश्यकताएं थीं, उन्होंने उसे बाध्य किया, बच्चे की बीमारी, ये विवश कर दिया ये सोचने के लिए कि अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवा घड़ी चुराने के।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्क्राइब हाउ शंकु स्टील द गोल्ड वॉच। किस प्रकार से शंकु ने घड़ी चुराई, अथवा एट व्हाट टाइम डिड शंकु रिजॉल्व टू स्टील। इस क्वेश्चन का आंसर पीछे आ चुका है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं, उससे मिलता जुलता हुआ आंसर है। वन डे, एक दिन शंकु को लगा, शंकु ने देखा कि उसका फैक्ट्री का इंजीनियर लंच के लिए बाहर निकल चुका है ऑफिस से। उस समय सभी लोग लंच के लिए बाहर निकले हुए थे। शीघ्रता से शंकु गया ऑफिस की ओर और उसने वहां जाकर घड़ी चुरा ली। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाई डिड शंकु कर्स हिमसेल्फ। शंकु अपने आप को कोसता क्यों है। जैसा मैं पहले आपको बता चुका हूं, शंकु ने देखा कि उसकी पत्नी गर्भवती है। इस तरह से उसे लगा कि अरे ये तो दूसरा बर्डन है इस पर, और इस तरह से वो जो है कोसता है अपने आप को। What had been शंकुज इमोशंस अर्लियर देन। शंकु की फीलिंग्स क्या थी घड़ी चुराने के पहले। तो जैसा मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, टेक्स्ट में आ चुका है, वैसे शंकु बहुत डरता था। शंकु एक पेशेवर चोर नहीं है, वो एक ईमानदार व्यक्ति है। एक ईमानदार व्यक्ति की तरह उसकी फीलिंग्स हैं। वो कानून से डरने वाला गॉड फियरिंग व्यक्ति है, ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति है। इसलिए उसके अंदर तमाम प्रकार का डर, संकोच और भय है। कहीं मेरी बदनामी ना हो जाए, कहीं मेरा अपमान ना हो जाए, कहीं मुझे नौकरी से निकाल ना दिया जाए, कहीं मुझे कोई देख ना ले, मैं रंगे हाथों पकड़ ना लिया जाऊं। इस तरह का भय था उसके अंदर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। व्हाट आइडियाज ट्रबल्ड शंकु आफ्टर। जब घड़ी चुरा ली तो कौन से विचार शंकु को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो शंकु ने घड़ी जब चुरा ली तो आफ्टर कमिटिंग द थेफ्ट शंकु फियर्ड। शंकु चोरी करने के बाद शंकु को लगा कि किसी व्यक्ति ने उसे देख लिया घड़ी चुराते हुए, और इस तरह से वो उसकी शिकायत कर देगा जाकर, और उसे सभी लोग चोर चोर कहकर पुकारेंगे। वो बदनाम हो जाएगा अपने सहकर्मियों के बीच में, और फैक्ट्री से उसे उसकी जॉब से भी हाथ धोना पड़ेगा, पनिशमेंट मिलेगा वो अलग से। तो इस तरह से शंकु। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। शंकु was essentially or basically an sincere man, a sincere man. Do you agree with the assertion? Give causes, give supports, give statements in the support of your answer. क्या है क्वेश्चन? क्या शंकु एक ईमानदार व्यक्ति था? इस बात से आप सहमत हैं, इस तर्क से, इस तथ्य से सहमत हैं? यदि सहमत हैं तो अपने उत्तर के पक्ष में आपको कुछ तर्क देने, सपोर्ट देने हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देख लें। शंकु, मैं इस बात से सहमत हूँ। आपको लिखना है हाँ हम इस बात से सहमत हैं कि शंकु एक निश्चय है, ईमानदार व्यक्ति है। वो पेशेवर चोर नहीं है। ही इज़ अ गॉड फियरिंग पर्सन। उसकी तमाम ऐसी समस्याएं थीं जो उसको बाध्य करती हैं घड़ी चुराने के लिए, लेकिन फिर से वो घड़ी को उसके स्थान पर वापस रख देता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ही वॉज ए गॉड फियरिंग पर्सन, और वो एक ईमानदार व्यक्ति है। और इस तरह से हम देखते हैं कि अंततोगत्वा बुराई पर अच्छाई की जीत हो जाती है, बेईमानी पर ईमानदारी की जीत हो जाती है, असत्य पर सत्य की जीत होती है। यही ये कहानी हमको शिक्षा देती है कि हमारी समस्याएं बहुत हो सकती हैं हमारे जीवन में, लेकिन उन समस्याओं को हमें फेस करना है, डट करके उनका सामना करना है। थैंक्स a lot for watching this video. I hope that you will prepare your lessons thoroughly well. We shall meet in the upcoming videos to make your preparations more and more strong and confirm and firm, and I hope that you will share this video more and more. You should like this video. You should subscribe our channel, that is Sita Group of Education, for all your problems, for all your confusions. You can click the links given below the video. Thanks a lot. Thank you very much.